एमएच एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे मौर्य काल भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य काल में संग्रहण व द्रोणमुख होते थे। मौर्यकालीन ब्राह्मण वर्ग, मौर्यकालीन सेना का प्रकार, मौर्यकालीन गोचर भूमि का प्रकार, स्थानीय एवं जनपद स्तर के न्यायालय। सही जवाब है 4, स्थानीय एवं जनपद स्तर के न्यायालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांतों में शामिल नहीं था? लोक कल्याण, श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता, आडंबरता, सहिष्णुता। सही जवाब है 3, आडंबरता। नोट धर्म के प्रमुख सिद्धांत है सहिष्णुता, जन सामान्य के मध्य आत्म सहिष्णुता, विभिन्न विचारों, धर्मों एवं आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता। अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत। आडंबरहीनता, धर्मानुष्ठान तथा बलि चढ़ाने को अर्थहीन कहा। लोक कल्याण, वृक्षारोपण, कुएं एवं सरायों आदि का निर्माण। श्रेष्ठ नैतिकता, श्रेष्ठ नैतिक पवित्र आचरण, सदाचार में सत्यवादिता पर बल। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। सही जवाब है 2, प्राकृत। नोट, अशोक के इतिहास का ज्ञान उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अशोक के अभिलेखों का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया था। 1 शिलालेख, 2 स्तंभलेख, 3 गुहालेख। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में यष्टि का संबंध था चैत्य से, स्तंभ से, स्तूप से, गुहा से। सही जवाब है 2, स्तंभ से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तंभ पर वर्षभ की आकृतियाँ मंडित की गई थी? सारनाथ स्तंभ, सांची स्तंभ, रामपुरवा स्तंभ, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ। सही जवाब है 3, रामपुरवा स्तंभ। नोट, अशोक के स्तंभों पर विभिन्न पशु आकृतियाँ मंडित थी। बसाड के स्तंभ के ऊपर सिंह की, संकिसा के ऊपर हाथी की, रामपुरवा पर वर्षभ की, लोरिया नंदनगढ़ पर सिंह की, सांची तथा सारनाथ पर 4 सिंहों की आकृतियाँ मंडित थी। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभों पर ऊपर की ओर आकृति मिलती है कमल, गुलाब, चमेली, उक्त कोई नहीं। सही जवाब है 1, कमल। नोट, अशोक के स्तंभों में यष्टि के सिरे पर उल्टे कमल की आकृति है। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है एकाश्माकार, पोलिश, पत्थर की श्रेष्ठता, शिल्पकारी। सही जवाब है 2, पोलिश। नोट, अशोक के स्तंभों की महत्वपूर्ण विशेषता इनकी पोलिश है, ये आज भी शीशे की तरह चमकते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम। सही जवाब है 2, द्वितीय। नोट, अशोक ने दूसरे स्तंभ लेख में धम्म की परिभाषा बताई है। उसने कहा, अपासिनवे, बहुकयाये, दया, दाने, सच्चे, सोचे, माधवे, साधवे, चे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति पापों से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करे, दया, दान, सत्य, पवित्रता व मृदुता का अवलंबन करे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में उपदा परीक्षण का तात्पर्य था संपूर्ण लेखा जोखा का अन्य व्यक्ति के द्वारा परीक्षण। मौर्यकालीन गोचर भूमि में खर्च धन का परीक्षण, सभी जन कल्याण कार्यों में खर्च धन की जांच या परीक्षण, नियुक्ति से पूर्व योग्यता एवं चरित्र परीक्षण। सही जवाब है 4, नियुक्ति से पूर्व योग्यता एवं चरित्र परीक्षण। नोट,
मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों से पूर्व उनकी योग्यता एवं चरित्र को परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहते थे। अगला प्रश्न है, मौर्य कालीन कंटक शोधक न्यायालय किस तरह के मामले सुलझाते थे? दीवानी मामले, फौजदारी मामले, उक्त एक व दो दोनों, उक्त कोई नहीं। सही जवाब है दो, फौजदारी मामले। नोट, धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन न्यायालय मौर्य काल में क्रम से दीवानी तथा फौजदारी मामले सुलझाते थे। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? दशरथ, बृहद्रथ, देववर्मन, कुणाल। सही जवाब है दो, बृहद्रथ। नोट, बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या करने शुंग वंश की नींव रखी। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा सत्यों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? पहले शिलालेख में, दूसरे शिलालेख में, 12वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में। सही जवाब है 4, 13वें शिलालेख में। नोट, अशोक के शासनकाल की एक बड़ी घटना कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व घटित थी। अशोक के 13वें शिलालेख में इस युद्ध के प्रमाण मिलते हैं। इसमें अशोक ने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना पश्चाताप व्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, ए सुमेलित का चयन कीजिए। धम्म के संदर्भ में विद्वान कथन। राधा कुमुद मुखर्जी, सार्वभौम धर्म, फल्लीट, सौधर्म, भंडारकर, उपासक बौद्ध धर्म, सभी सत्य है। सही जवाब है दो, फल्लीट, सौधर्म। नोट, धम्म की व्याख्या में फल्लीट ने धम्म को राजधर्म, राधा कुमुद मुखर्जी ने सार्वभौम धर्म एवं भंडारकर ने उपासक बौद्ध धर्म कहा है। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस स्थान को धार्मिक कर से मुक्त कर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, मथुरा, पावापुरी। सही जवाब है एक, लुम्बिनी। नोट, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की तथा गौतम बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोता कहा है? जस्टिन, मेगस्थनीज, एरियन, प्लूटार्क। सही जवाब है दो, मेगस्थनीज ने। थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।